हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, दैट इज 16th ऑफ फेब टू 22nd ऑफ द फेब्रवरी। सो इस बार मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, ये वाली वीडियो पोस्ट नहीं हुई थी, तो इस बार हम पहले 16 टू 22 फेब की न्यूज़ पोस्ट करूंगी मैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी जिसमें मैं आगे के जो करंट अफेयर्स है नेक्स्ट वीक के वो पोस्ट करूंगी, ठीक है। So, moving on to the first news, that is Amit Shah launches the first ever central bank digital currency CBDC based digital food currency pilot project in Gujarat Gandhinagar। बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं दैट इज़ अमित शाह जो हैं, उन्होंने एक CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी को लॉन्च किया है। अब ये क्या है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि फेयर प्राइस शॉप्स होती है या फिर हम जिसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनको क्या मिलता है, उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू राशन शॉप्स, राइट। अब फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जो है, तो वो क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 5 रुपये है, 2 रुपये है और 1 रुपये के हिसाब से आपको डिफरेंट फूड ग्रेन्स मिलते हैं, राइस मिलती है, शुगर मिलती है और वीट मिलता है, राइट। तो वो एक जो भी क्वांटिटी आप उनको देंगे पैसे और उसके बदले में आपको फिक्स क्वांटिटी मिल जाती है। बट इस सिस्टम में क्या होता था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स कैसे थी, जैसे कि लीकेज का डर रहता था कि ज़रूरी नहीं, अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान नहीं आया, वहाँ पर नहीं पहुँचा फूड ग्रेन्स लेने, तो उसके नाम के जो होते थे अनाज वो बेच देते थे, या लोग क्या करते थे वो अनाज ले लेते थे, उसको बेच देते थे दुकानों पर, उसके बदले में वो पैसे ले लेते थे, राइट। या फिर मिडल मैन इंटरफेयर करता था, ठीक है। सप्लाई कई बार बहुत बार लोग राशन शॉप्स पे जाते थे और उनको सप्लाई मिलती नहीं थी, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी का भी इशू था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू द फूड ग्रेन्स इन थ्रू कैश, अब आपको क्या कर दिया, एक तरीके से डिजिटल पैसे दे दिया गया जिसको ई-रूपी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आपके वॉलेट में पैसे डाल दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बदले में जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये के, ठीक है, करेंसी डाल दी आपके वॉलेट में, ठीक है, थ्रू RBI ने अपने एक डिजिटल वॉलेट में। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको मान लीजिए कुछ भी सामान खरीदना है तो आप जाएंगे उस फेयर प्राइस शॉप, यानी जो भी हमारा PDS सिस्टम है, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे QR कोड होगा, उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। आपको जितने भी जो भी चीज़ चाहिए, मान लीजिए राइस चाहिए, वीट चाहिए, शुगर चाहिए, आप अपनी क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे, उनको बताएंगे, जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा उस QR कोड को स्कैन करने पे, जैसे हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, वो आपके अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए 1,000 रुपये में से आपके 100 रुपये लग गए इन सब में, तो आपके 100 रुपये डिडक्ट होकर 900 रुपये की करेंसी रह जाएगी, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट जो है वो देख पाएगी कि क्या आइटम्स बाई की जा रही हैं, ठीक है, किस रेट पे बाई की जा रही है, कितना प्राइजेस, कितनी क्वांटिटी गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेजर करने में हेल्प हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होगा कि जिस भी इंसान को ये पैसे मिले हैं वो उसको कहीं और नहीं यूज़ कर पाएगा, जैसे कि वो उस पैसे को मोबाइल रिचार्ज में या फिर कोई भी अनप्रोडक्टिव काम में यूज़ नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर फूड के वाउचर्स हैं तो वो आप उससे फूड ही खरीद सकते हैं, कुछ और नहीं। जैसे आपने इसका और बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको अमेजोन के वाउचर्स मिलते हैं, राइट। तो वो वाउचर क्या होता है, उस पर लिखा होता है, मान लीजिए 100 रुपये के वाउचर्स हैं, तो जिस पर्टिकुलर काम के लिए उसी चीज़ के लिए आप उसको स्पेंड कर सकते हो, आप उसको किसी और चीज़ के लिए स्पेंड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का मेन एम ये है, फर्स्टली ये लॉन्च किया गया ताकि हम डिजिटलाइज कर सके अपने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको डिजिटलाइज कर सके। सेकेंडली उनका एम है जो भी ट्रांसपेरेंसी ला सके, जो पैसा है वो डाइवर्ट ना हो, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो। ये मेन एम है हमारी गवर्नमेंट का। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि गवर्नमेंट गुजरात पहली ऐसी स्टेट बनी है जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। डिजिटल कूपन्स मिलेंगे कैश की जगह, ये कूपन्स आपके ई-रूपी की तरह स्टोर होंगे इन द RBI अप्रूव्ड डिजिटल वॉलेट्स। हर कूपन पे क्लियरली मेंशन होगा कि आपको कौन सी राशन आइटम आप खरीद सकते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, क्या आपका सब्सिडाइज प्राइस है, ठीक है। यानी कि आप इस पैसे को सिर्फ राशन के लिए खरीद सकते हैं, ना कि किसी और चीज़ के लिए। अब द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस इज कि जिनके पास सिर्फ स्मार्टफोन है क्या वही QR कोड को स्कैन करके इसको यूज़ कर सकते हैं, द आंसर इज नो। जिनके पास फीचर फ़ोन है, फीचर फ़ोन समझते हैं, फीचर फ़ोन इन द सेंस ऑफ जो छोटे वाले जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उसके लिए अगर आप उसके थ्रू स्कैन कर रहे हैं तो आपको क्या आएगा, एक आधार OTP आएगा, आप वो OTP बताएंगे और उसके बदले में आपको जो भी राशन का सामान है वो मिल जाएगा। ये लॉन्च किया है RBI ने विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन अहमदाबाद, आनंद, वलसाड और सूरत, जो गुजरात के एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको अभी लॉन्च किया गया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। अब जो मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले उसमें बताऊंगी तो आप देखेंगे कि पुडुचेरी जो है वहाँ पर भी इसको लॉन्च कर दिया गया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो पहले कहाँ पे आया, गुजरात में आया। गुजरात के बाद आपका जो है ये गुजरात में आया 15 फेब को, और उसके बाद आपका आ गया था पुडुचेरी में
ऑन 26 ठीक है। तो ये दोनों डेट्स भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काम में आ सकती है। ऑल्दो जब अभी मैं नेक्स्ट वीक वाली न्यूज़ कराऊंगी तो पुडुचेरी वाला फिर से आएगा, बट अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो आपको पता है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो आए हुए थे एआई समिट को अटेंड करने, दैट इज़ इन भारत मंडपम। ठीक है, तो उसको अटेंड करने के लिए जब वो आए थे तो उन्होंने साइन किया एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन। नाम से समझ में आ रहा है एक ठीक है, कि 2 बार टैक्स ना देना पड़े, डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन 2 कंट्रीज टू इंश्योर दैट द same income is not taxed twice, once in the source country and again in the resident country, right? तो क्या बोल रहा है कि एक ही इनकम को 2 बार टैक्स ना किया जाए। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई पर्सन ए है, ठीक है, वो इंडियन रेजिडेंट है लेकिन वो यूएसए में जाकर काम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे उसने $1 लाख जो है वो अर्न करे। अब जहाँ पर आप अर्न कर रहे हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। तो मान लीजिए आपके ऊपर टैक्स लगा 15% का। ठीक है, ठीक है, अब आपके ऊपर 15% का टैक्स लगा। अब मान लीजिए आप इंडिया में आते हैं इस पैसे को कमाने के बाद, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो आपके ऊपर फिर से टैक्स लगाएगी। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि 2 बार आपको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स ना देना पड़े, उसके लिए उन्होंने क्या साइन किया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और इवन इसको करने के बाद आपको दोबारा से टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपको क्रेडिट भी मिलेगा जो भी आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया। अगर मान लीजिए आपने यूएसए में ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया तो आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप बताते हैं कि आपने उसको 15% टैक्स दिया है तो वो एज अ डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको एग्जाम्पशन भी मिलता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और ये साइन हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। अच्छा, पहले भी ऑलरेडी साइन हो चुका है इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसी को अमेंड किया गया ऑन जो 1992 में पहले हुआ था साइन, उसके बाद अब उसको अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, एक और चीज़ थी इस न्यूज़ में कि इंडिया और फ्रांस इस बार ईयर ऑफ इनोवेशन मना रहे हैं, किसको, 2026 को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस एआई बेस्ड फार्मर प्लेटफॉर्म दैट इज भारत विस्तार। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बजट या बजट से रिलेटेड, बजट में कोई स्कीम आई या फिर कोई भी पोर्टल लॉन्च हुआ है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये लॉन्च किसने किया, शिवराज सिंह चौहान जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, राइट। इन्होंने जयपुर के राजस्थान से इसको लॉन्च किया है। क्या है, इट इज़ अ एआई बेस्ड एडवाइजरी स्कीम लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स ऑन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि मान लेते हैं एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए एक वेबसाइट बना दी गई, यहाँ पर जाकर फार्मर्स अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको क्या कर सकते हैं, उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड अपने आंसर्स जान सकते हैं। तो फार्मर्स को क्या करना है, एक नंबर डायल करना है, दैट इज़ 155261। वहाँ पर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं, कोई सोल्यूशन चाहिए आपको प्रॉब्लम का, तो वो कोई रियल टाइम जो भी क्या प्राइस चल रहे हैं क्रॉप्स के, वो सब जानने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इनिशियली ये जो है पोर्टल जो लॉन्च किया गया है एआई बेस्ड फार्मर पोर्टल, हिंदी और इंग्लिश में था, अब इसको फर्दर 11 लैंग्वेजेस में और एक्सपेंड किया जाएगा। इट वॉज लॉन्च इन द बजट 2026-27। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसका नाम क्या रखा है, भारत का विस्तार। ठीक है, भारत का क्या होगा, विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा। अनदर थिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, एक फार्मर आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, हर फार्मर का एक कार्ड होगा, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप हर फार्मर का एक कार्ड बनाया जाएगा। उसके नाम, उसकी डिटेल्स होंगी इसमें सारी। ठीक है, उसको लिंक किया जाएगा पीएम फसल बीमा योजना से, सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ भी उसको लिंक किया जाएगा। और इन फ्यूचर जितनी भी सारी स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हमारे फार्मर्स के लिए बनी है, उन सबको इंटीग्रेट करके एक फार्मर आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। इट इज़ जस्ट टू मेक थिंग्स डिजिटलाइज। अब ये जो न्यूज़ है, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द एमसीक्यूज। सेकंड थिंग, आप सब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं कि कैसे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो उस तरीके से में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
News, that is unemployment rate in India among person aged 15 years and above increased slightly to 5% in January 2026 as per periodic labor force survey. ठीक है, PLFS कौन लॉन्च करता है? पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, NSO अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर आता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो इस डाटा को रिलीज करता है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि 60% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और 54 कह लीजिए या 53% के अराउंड हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये डाटा याद करना पड़ेगा, तो आंसर इज़ नो। आप इसको सिर्फ एक रफली आइडिया की तरह याद कर लीजिएगा। बट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नाम से समझ में आ रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी कि जितने लोग हमारे यहाँ पे काम कर सकते हैं उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं और लेकिन वो ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? जॉब को ढूंढ रहे हैं, राइट। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन में यानी कि जो काम कर सकते हैं, जैसे हम 15 to 64 की जो एज के लोग हैं उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं काम को। ठीक है, तो ऐसे लोगों का हमें पता होना चाहिए। दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक होता है वर्क फोर्स, एक होता है लेबर फोर्स, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। वर्क फोर्स मतलब जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है। ठीक है, लेबर फोर्स में दोनों आ जाते हैं आपके, जो एम्प्लॉयड हैं प्लस जो ढूंढ रहे हैं, हु आर सर्चिंग फॉर जॉब। मूविंग ऑन टू द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर टोटल पॉपुलेशन में से काम करने वाले कितने हैं? ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। नेक्स्ट न्यूज इज 37 AU समिट हेल्ड इन अदीस अबाबा इथोपिया। तो AU समिट क्या है? अफ्रीकन यूनियन समिट जो है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 55 अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, ये अभी अभी AU किसका पार्ट बना था? हमारा G20 का पार्ट बना था, आपको पता हो, जिसके बाद वो G21 हो गया। तो G21 में हमारा 19 नेशंस प्लस एक यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। तो अब कह रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसकी जो समिट हुई है 37 नंबर की, कहाँ हुई है? अदीस अबाबा इथोपिया में। 55 कंट्रीज का ग्रुप है एंड इसका हेडक्वार्टर है अदीस अबाबा में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील कन्वीन G4 मीटिंग। G4 क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। G4 जिसका दूसरा नाम क्या है? कॉफी क्लब। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू स्पेसिफाई कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर्स, इनकी मीटिंग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी यूज़ होता है। तो मूविंग बैक टू G4, ऑल्सो नोन एज कॉफी क्लब, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, दैट इज इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील, जो कि क्या करना चाहते हैं? जो कि UN का परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? जर्मनी की म्यूनिच में हुई है। ठीक है, कौन है? 4 लोग हैं, 4 लोग बनना चाहते हैं, तो उसी में से जो जर्मनी है G4, वो वहीं पर ही इसकी मीटिंग हुई थी और इसमें एस जयशंकर जो है इंडिया से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाउ समझते हैं कि अब ये G4 बना कैसे। ठीक है, तो आपको पता है UN जो है हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसका पुराना नाम है लीग ऑफ नेशन, जो कि 1919 में फॉर्म हुआ था। फिर उसके बाद चेंज करके इसका नाम 1945 में UN बन गया था। इसमें हमारी 6 लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद हमारी 6 बॉडीज़ हैं। 6 बॉडीज़ में से एक बॉडी है हमारी UNSC, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में ना हमारे 10 और 5 का रेशियो चलता है। तो 5 तो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है हमारे वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन आता है? तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ रशिया, यूके, USA, चाइना एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये 5 नेशंस हैं जिनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब कि ये बता सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हाँ, इस कंट्री को हमें UN का पार्ट बनाना है और इसका पार्ट नहीं बनाना है। जैसे कि रशिया जो है वो फेवर करता है कि इंडिया इसका पार्ट होना चाहिए UN के परमानेंट मेंबर्स का, लेकिन चाइना अपोज करता है। चाइना नहीं चाहता है कि हम इसका पार्ट बने। ठीक है, अब जो 10 है ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका टेन्योर जो होता है वो 2 ईयर्स का होता है और ये
चेंज होता रहता है। इंडिया इसमें ऑलरेडी 8 टाइम्स इलेक्ट हो चुका है, लेकिन इंडिया क्या चाहता है, इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। सिमिलरली बाकी लोग भी बनना चाहते हैं, तो दैट्स वाई उन्होंने अपना एक नेशन ग्रुप बना लिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, कॉफ़ी क्लब या फिर G4। ठीक है, दैट इज ग्रुप ऑफ 4। आई होप समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, G7 समिट 2026 हेल्ड इन फ्रांस। फ्रांस में हुई है G7 समिट जो होगी अब, जो 2026 की होगी। 2025 वाली कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी, जहाँ पे मोदी जी गए थे, ठीक है, अटेंड करने। अब ये इनकी 52nd एडिशन है। पीएम मोदी को इनवाइट किया है इमैनुअल मैक्रोन में। आपको पता होना चाहिए G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं, जिसकी ट्रिक मैंने आपको कई बार बता रखी है, जूस विद GF। ठीक है, जिसमें J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से आपका इंग्लैंड या फिर यूके बोल सकते हो, देन वी हैव G से जर्मनी, एंड इसमें जापान भी है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एंड F से हो गया आपका फ्रांस। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 नेशंस हैं G7। ठीक है, इसमें रशिया भी पार्ट था, बट उन्होंने क्रीमिया पे अटैक किया था, उसके बाद 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। अच्छा, ये ग्रुप बना कब, 1975 में। कनाडा ने ज्वाइन किया 76 में, रशिया ने ज्वाइन किया 97 में, और उसके बाद उसको 2014 में निकाल दिया, जब उसने क्रीमिया पे अटैक कर दिया था। तो G7 से बना था G8, फिर वापस से हो गया था G7 इन 2014, राइट। अब स्टैटिक फैक्ट्स भी मैंने साथ में आपको बता दी कि 7 नेशंस हैं जो कि 12 है, ठीक है, उन सबका ये ग्रुप है। अच्छा, सिंस इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट, लेकिन जो इमैनुअल मैक्रोन है, जब फ्रांस के अभी मैंने आपको बताया आए थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बोला कि आप आइए और यहाँ पर G7 को अटेंड करिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, यही लिखा हुआ है G7 2026 फ्रांस होस्ट करेगा, बाकी सारे नेशंस का नाम हो गया। एंड देन यूरोपियन यूनियन एक नॉन एन्यूमरेटेड पार्टिसिपेंट है, यानी कि वो मेंबर नहीं है, लेकिन वो पार्टिसिपेट करता है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज G20 समिट विल बी होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया USA ऑन 14 to 15 दिसंबर। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये जो है ना, ये सऊदी अरेबिया नहीं है, यहाँ पे मियामी USA आएगा, लिखने में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, USA के मियामी में होगा। 2025 वाला G20 का हुआ था साउथ अफ्रीका में हुआ था। कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है। आपको एडिशंस भी याद होने चाहिए, जैसे G7 का 52nd था, इसका 19th एडिशन है। देन 2027 में आपका जो है वो UK में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब G20 क्या है, मैंने अभी बताया, अब तो एक ग्रुप ऑफ 21 हो गए हैं, जिसमें 19 यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1999 में फॉर्म हुई थी। पहली समिट इसकी 2008 में हुई थी। 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था भारत मंडपम में, आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये सब इवेंट। देन 2024 में ब्राज़ील ने होस्ट किया था। तो देखिए, सबसे पहले इंडिया, देन ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका, और फिर उसके बाद अब इसको 2026 में USA होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो IBS। और जब साउथ अफ्रीका में हुआ था तो समिट को हेड किया था सिरिल रामाफोसा ने, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने अटेंड नहीं किया था इस इवेंट को, और उसकी जगह पर JD वैंस जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसको, जो कि USA से है। ठीक है, और 2026 में 250th एनिवर्सरी है USA की, इसीलिए वो उसको क्या करना चाह रहे थे, होस्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो याद रखना 2023 for India, 24 for Brazil, then 25 for South Africa, and then 2026 for USA. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये वाली जो न्यूज़ है, पहले मैं ये कोर सेक्टर की बता देती हूँ। कोर सेक्टर में आपको पता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, फोन C क्यूब से। कोर सेक्टर क्या है, जैसे आपको पता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, IIP है। उसमें IIP बताता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है किस रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसमें से लेकिन 8 ऐसे कोर सेक्टर हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि अगर मान लीजिए क्लास है पूरी, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सुपर एक्टिव होते हैं, जो कि इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो टीचर क्या करती है, थोड़ा ज़्यादा उनके ऊपर क्या करती है, फोकस करती है। क्यों, क्योंकि वो हमारी क्लास की क्या होते हैं, शान होते हैं, राइट। तो ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसी तरीके से IIP है, और उसके अंदर जो है 8 कोर सेक्टर्स हैं। कोर सेक्टर्स माने विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसमें आते हैं हमारे 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, फोन CQ मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अगर कोई न्यू है तो वो उसके लिए भी मैंने बता ही दिया वैसे ट्रिक। ठीक है, तो क्या है, F से फर्टिलाइजर्स, E से इलेक्ट्रिसिटी, R से आपका हो जाएगा रिफाइनरी, देन N से नेचुरल गैस,
ठीक है। देन एस से हो जाएगा आपका स्टील, सी क्यूब से सीमेंट, क्रूड ऑयल एंड कोल, ठीक है। ये आपके 8 इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसमें आईआईपी जब हम निकालते हैं तो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का वेटेज कितना है, 40.27 है। और इस डाटा को रिलीज कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डीपीआईआईटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। डीपीआईआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। Moving on to the last news, that is India formally joined the US-led PEC Silica initiative during the India AI Impact Summit. अब ये जो न्यूज़ है इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो यहाँ पे पैक्स सिलिका का क्या मतलब है इसको समझते हैं। पैक्स सिलिका, ठीक है। तो पैक्स का मतलब होता है, पैक्स इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब है दैट इज पीस, इसका मतलब है पीस। और सिलिका जो है, सिलिका आपको पता है सिलिकॉन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर, इट इज़ अ मेन मटेरियल यूज्ड इन द कंप्यूटर चिप्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि वो क्या करेंगे, कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो खुद से बनाएंगे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है ना रिलेटेड टू दिस कंप्यूटर चिप्स जो है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। अच्छा, पैक्स सिलिका से क्या मतलब है, उसको कंप्लीट समझ लेते हैं। पैक्स सिलिका, पैक्स का मतलब मैंने आपको बताया पीस, सिलिकॉन का मतलब क्या है, जो मेन मटेरियल यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है पीस एंड पार्टनरशिप बिल्ट ऑन द सिलिकॉन। तो पीस एंड पार्टनरशिप बिल्ट ऑन द सिलिकॉन, ठीक है, कि इसके ऊपर हम अपना एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। और ये मैंने बता दिया कि हम चाइना की डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना कॉपरेशन को बढ़ाएं, एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, क्रिटिकल सप्लाई चेन को हम डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ को हम मेक श्योर करें। हम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, इंडिया और यूएसए वाले, रिगार्डिंग टू दिस, एंड सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज बनाएं इंडिया में। तो आपको पता है क्योंकि जो कंप्यूटर चिप्स हैं ये ब्रेन है हमारी टेक्नोलॉजी का, और कोविड-19 के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ था। दैट्स वाई हम चाह रहे हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन जो है, मेन दो हैं, चाइना का डिपेंडेंस कम करना और अपनी सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना। सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाना मतलब कि कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर कोई कंट्री कल को हमें मना भी कर दे, हमें देने से इनकार भी कर दे, तो हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए कि हम इस चीज़ को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो ये भी कहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एआई समिट के दौरान हुआ है। अच्छा, एआई समिट का जो है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो। इफ़ यू वांट दैट तो आप मुझे बताना, मैं बना दूंगी। अदरवाइज मैं इसको नेक्स्ट वाली जो वीकली वीडियो लूँगी उसमें कंपाइल करके आपको बता दूँगी। आई होप आज की आपको सारी न्यूज़ कंप्लीटली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।